हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिमांड और काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस के बाद ये अपडेट में कुछ चीज़ें को बारे में जानना ज़रूरी था आपको, क्योंकि इतने ज़्यादा इस पे स्कैम चालू हो गए हैं कि लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज इस तरह से कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो देश जो है बड़े आसानी, थंबनेल से समझ गए होंगे आप, बड़ी आसानी से सबको बुला रहा है। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे ना, उसके एडवर्टाइजमेंट बड़ी ज़ोर शोर से टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है कि गवर्नमेंट ने H1B वीज़ा ला दिया है, विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर देंगे, इसमें ये हो जाएगा। ये बस सच है, ये हकीकत है। लेकिन दोस्तों, जैसा फेस वैल्यू हमें दिखाया जाता है, इतना आसान वो चीज़ होता नहीं है। 10 दिन में कनाडा चले जाना, 7 दिन में और उधर पे परमिट 4 दिन में लीमिया मिल जाना या 15 दिन में लीमिया मिल जाना, ये इतना आसान चीज़ नहीं है दोस्तों। लोगों को हकीकत ही नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे करनी है। एप्लीकेशन में कई ऐसे मसले होते हैं जहाँ पे आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, उनके क्या रूल्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाते हैं और किस तरह से आप उसको ईजी तरीके से आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, आपका प्रोफाइल मैच होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वीज़ा को एप्लीकेशन करने के लिए। ऐसा नहीं कि कनाडा ने अगर अपना हाथ ओपन खोला है तो बुरा ना माने हमारे वो भाई लोग जो मज़दूर हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या फिर पुअर फैमिली से आते हैं, उनको आसानी से वो वीज़ा देंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अगर आप रॉयल्स रॉयस ख़रीदते हो तो आपकी सैलरी भी नहीं देखते हो, वो देखते हैं कि आप वाकई में रॉयल फैमिली से हो कि नहीं। क्योंकि आम आदमी रॉयल्स रॉयस नहीं खरीद सकता, भले कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोले लोग, लेकिन हकीकत की दुनिया से बहुत दूर है लोग। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल में एजेंट हूँ, प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अब कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा का जो इतना कन्फ्यूजिंग पार्ट है कि विजिटर वीज़ा अप्लाई कैसे करें। विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोस्तों बहुत आसान चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ और यहाँ पे जो लिंक दे रहे हो, इस लिंक पे आपको जाना है दोस्तों। कोई जीसी की लॉगिन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत आप मझधार में फंस जाएंगे, अंदर एकदम समुंदर है वो। GC-Canada.ca जो वेबसाइट है, बहुत एक समंदर है। उसमें जितने आप ऑप्शन क्लिक करते जाओगे कंफ्यूज होते जाओगे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिंक दे रहा हूँ। लिंक पे आपको जाना है और एक आसान सा यूज़र ID पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड ऐसा हो कि आप थोड़ी से लेंदी रखें, कॉम्प्लिकेटेड रखें और उसको याद रखें कहीं कॉपी में और या नोट पे पेस्ट कर लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कनाडा का यूज़र ID पासवर्ड। और आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी यूज़र ID बनाए तो हमेशा ईमेल को ही यूज़र ID बनाए, कोई नया मत बनाए, उससे आदमी बहुत भूल जाता है। तो ईमेल ID बनाएंगे तो बहुत ईजी तरह से आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद प्रोसेस चालू होता है ऑनलाइन फॉर्म। इसके फॉर्म बहुत इजी है दोस्तों, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बस आपको समझना होगा कि आप भरते समय कौन सी गलती नहीं करोगे। बहुत सारी गलती उसमें आपको नहीं करनी है। जैसे क्रिमिनल हिस्ट्री पूछे, अगर आपने वाकई में क्रिमिनल हिस्ट्री कभी रहा है तो उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको क्लियरेंस मिल गया है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे, आप गलत चीज़ें स्टेटमेंट डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगी। मैंने कई अच्छे लोगों का वीज़ा देखा रिफ्यूज़ होते हुए। अब क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आप अगर जैसे एजुकेटेड हो, देखो आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, लोग बोलते हैं यार डिग्री लगाने की क्या जरूरत है। डिग्री आपको लगाना इसलिए कि आपको बताना है कि आप एजुकेटेड हो, आप वेल सेटल्ड हो। सैलरी सर्टिफिकेट लगाना इसलिए। अब बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसे भी देखता हूँ जहाँ पे बोला जाता है कि अब स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं लगाएंगे तो आपको एक लेटर मिलेगा, रिफ्यूज़ल लेटर, और आपको हाथ में दिया जाएगा कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल और हम नहीं जानते, मुझे ऐसा लगता है कि आप जाके वापस नहीं आएंगे। आपको सिर्फ यही लेटर मिलेगा। तो लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एक्चुअली में होता क्या है, लोग समझ नहीं पाते, उसको थोड़ा टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सैलरी 50,000 है और आपके घर में डिपेंडेंट 2 लोग का है, मंथली आपका 25,000 के आसपास एक्सपेंस होता है। तो जो 25,000 की बचत है वो इनफ नहीं है कनाडा जाने के लिए। एटलीस्ट आपकी सैलरी लाख तक का हो, 75,000 तक का हो, जहाँ पे आपकी सेविंग हाफ होती हो और आप 4-5 महीने का अमाउंट बचा के 6 महीने का 70 में जो भी। क्योंकि दोस्तों कनाडा का टिकट खरीदने का ही कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपया, और वहाँ पे अगर 1 हफ्ता 10 दिन भी रहते हैं तो भी 2 लाख रुपया खर्चा। 3 लाख रुपया आपकी सैलरी से 4 गुना मैक्स होना चाहिए। मोस्टली 3 होना चाहिए, लेकिन 4 गुना। मतलब आप सोचो कि अगर किसी कंट्री में जाके 3 लाख की सैलरी, 3 लाख खर्चा करना चाहते हो तो आपका अगर 5 भी है दोस्तों तो भी लगभग आपका 60,000 की सैलरी होनी ज़रूरी है दोस्तों, तो ही जाके आप एलिजिबल होते हो। उसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है
तो भी एक बेनिफिट है कि आपका पावर हो। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो उसको मालूम है कि भाई ये हॉलीडे पैकेज लेके इसको EMI में कन्वर्ट करा के ये बाद में स्लो भर सकता है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, आपकी सैलरी कम है, तो कहाँ से आप एलिजिबल होते हो? आप मेरे को बताइए। आप अगर 30,000 कमा के 20,000 कमा के सोचते कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल जाए, कैसे पॉसिबल है दोस्तों? उसके अलावा कनाडा विजिटर वीज़ा लेने के बाद वहाँ पे कनाडा में जाने के बाद लीमिया मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो, आप वेल वर्स्ड हो, एजुकेटेड हो, बहुत अच्छा आपको आपके लाइन में एक्सपर्टीज हो, तो आपको चांसेस है कि वहाँ पे आपको लीमिया मिल जाए। वरना इतना आसानी से विजिटर वीज़ा आपको नहीं देते और शक के घेरे में पाते हैं कि वहाँ पे जाके आप वर्क, देखो गवर्नमेंट वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर लोगे। गवर्नमेंट की सोच भली ये है कि आपको यहाँ पे आते हो वर्क वीज़ा से कन्वर्ट करो, लेकिन दोस्तों वो चाहते हैं यहाँ पे विजिटर आए। अब विजिटर भी ऐसे हैं जो कैपेबल है, जो उनकी अंदर काबिलियत है, जो एक्सपेंस कर सकते हैं, उनके लिए वो विजिटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल अच्छा होने के बाद भी रिफ्यूज़ल हो जाता है। मैं कई बार ऐसा देखा हूँ। तो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपके उसको अलग वीज़ा किसी कंट्री का, या फिर आपका ट्रेवल हिस्ट्री थोड़ा बहुत रहा हो, लोग बोलते हैं ट्रेवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्या होता है कि करोड़ों केस में कोई एक केस ही आपको यूट्यूब पे बताया जाता है, लेकिन वो 99% का केस आपको नहीं बताया जाता है। ऐसा होता है। एक्चुअली में फैक्ट क्या है कि आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट सेंजन वीज़ा, US वीज़ा, UK वीज़ा पहले का ट्रेवल हो तो बड़ी आसानी से आपको सेंजन, और ख़ासकर आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास US वीज़ा या UK वीज़ा है तो थोड़ा उसका बेनिफिट मिलता है। 99% में तो US वीज़ा का बेनिफिट आपको मिलता है। तो कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल होने का बहुत कम चांसेस होता है। उनको पता है कि अगर कनाडा वीज़ा US वीज़ा दे चुका है तो मेरे को वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा के इस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट में आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट पे आपको पासपोर्ट की कॉपी, आपकी नेशनल ID की कॉपी, आपकी कंपनी की कोई भी सैलरी सर्टिफिकेट हो और सैलरी स्लिप हो, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो। 3 महीने का भी चलता है, लेकिन 6 महीने का रहेगा तो अच्छा रहेगा। कोई भी हार्ड कैश जमा नहीं हो, कोई भी हार्ड कैश ऐसा उस पर जमा नहीं, ट्रांजेक्शन होते रहे। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास आपके नाम का तो वो लगा दीजिए। या आपको लगता है कि आपको स्पॉन्सर आपके फादर कर रहे हैं या ब्रदर कर रहे हैं तो उनका स्पॉन्सर का लेटर साइन किया हुआ आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन की सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट। और हाँ, अगर आप मैरिड हो तो इंडिविजुअल अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, हमेशा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ कीजिएगा। भले आपका टारगेट ये है कि आपको जाना अकेले, वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, फिर अकेले ट्रेवल किए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा दीजिए। और जितने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि ट्रैवल हिस्ट्री में सारी कॉपी, चाइना गए हो, जापान गए हो, UK गए हो, शेंजन गए हो, सिंगापुर गए हो, दुबई गए हो, ओमान गए हो, कहीं भी आप गए उस वीज़ा की कॉपी को अटैच कीजिए। उससे डॉक्यूमेंट थोड़ा पावरफुल हो जाता है। और आपको लगता है कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपके माइंड में लगता है कि ये लगाने से मेरा वीज़ा रेशियो हाई हो जाएगा तो उसको भी लगाइए। भले आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है, चारों का स्टेटमेंट लगाओ, 3 बैंक अकाउंट, तीनों का बैंक। जितना फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग दिखाओगे दोस्तों उतना ही केस मजबूत होता है। ये सबमिशन करने के बाद आपको सिर्फ 100 CAD आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन, और साथ में आपको 70 CAD उसके बाद टैक्सेस से मिला के कुछ 200 CAD के आसपास नीचे होगा वो पे करना है। सिर्फ इतना ही, और आपको जाना है बायोमेट्रिक। एक बात बता दो, कनाडा का और UK का इतना अच्छा सिस्टम है कि सब ऑनलाइन है। आपको सब कुछ स्कैन ऑनलाइन करना है, सब सबमिटेड करना है, खाली बायोमेट्रिक ले जाना है। और जब आपको कन्फर्म, जैसे UK का क्या होता है कि UK का पासपोर्ट जमा हो जाता है, UK के केस में डिफरेंट होता है। मैं आपको कोई वीडियो बताऊँगा। कनाडा के केस में क्या होता है कि आपको बायोमेट्रिक देने के बाद पासपोर्ट देने के पासपोर्ट अपने पास रखो। जब आपको कंफर्मेशन लेटर आता है कि आपका वीज़ा मतलब अप्रूव हो गया तो आपको सबमिशन करते हैं, 4-5 दिन में आपको पासपोर्ट स्टैम्प मिल के मिल जाता है। एक खासियत और अच्छी है कनाडा के बारे में कि आप एप्लीकेशन कहीं भी करो, बायोमेट्रिक कहीं भी दे सकते हो, और पासपोर्ट की सबमिशन कहीं, फॉर एग्जाम्पल कि बायोमेट्रिक आपने मुंबई या दिल्ली में दिया है या कहीं पे भी XYZ सिटी में दिया है, और इस वक्त आप यूरोप में घूम रहे हो और आप 10-15 दिन वहाँ रहने वाले हो, या फिर आप दुबई में इस टाइम घूमने गए हो, या फिर ओमान में घूमने गए हो, कहीं भी घूमने गए हो, आपको लगता है आपका कंफर्मेशन आ गया तो आप उसी सिटी में रह के वहीं सबमिशन करा के आप स्टैंपिंग हासिल कर सकते हो वीज़ा का। बहुत ईजी तरीके से वीज़ा हासिल कर सकते हो। और आपको 4 से 5 दिन मैक्स, अगर आपको लगता है कि उतना दिन वहाँ रुकने वाले उस सिटी में, तो आप वो सिटी से ही अप्लाई करो, आपको पासपोर्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेशन कनाडा वीज़ा के लिए बताइएगा जरूर। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। किसी को भी यूरोपियन काम कराना हो, कनाडा का वीज़ा करवाना हो, US का वीज़ा कराना हो, या माल्टा में जॉब चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। +91 99888834। ये मेरा सेंट्रल नंबर है। visasmalik@gmail मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID तब्रेज़ DX भी है, मुझे फॉलो करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर, तब्रेज़ दिल से सब कुछ करता है दोस्तों।